Good morning, students. In previous class, we have discussed about JIT system. JIT system stands for just in time. ये क्या बोल रहा था? It is combinations of two cost in an every transactions or every purchase. One is carrying cost, second one is ordering cost. JIT system says that we have to neglect or consider our carrying cost must be zero and we have to take decisions on the basis of ordering cost only. कुछ कुछ प्रॉब्लम था, कुछ कुछ लिमिटेशंस था, हम इसको क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए, ये सब हम लोग क्लियरली पढ़ चुके हैं जीआईटी सिस्टम पे। मैंने पहले बोला था फॉर मिनिमम हमको दो चीज हमेशा पकड़ के चलना पड़ेगा, वन इज कैरिंग कॉस्ट, नेक्स्ट वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ना मैं इसको छोड़ सकता हूँ ना इसको छोड़ सकता हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा, दोनों को मिनिमाइज करूंगा। दोज टेक्निक इज नोन एज EOQ. What is stands for EOQ? Stands for economic order quantity. क्यों बोल रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? हमको इतना यूनिट बाय इतना क्वांटिटी परचेज करना पड़ेगा, इतना क्वांटिटी का ऑर्डर देना पड़ेगा, which is economic farming. सुनो क्या बोल रहा हूं, हमको इतना क्वांटिटी ऑर्डर करना पड़ेगा, इतना क्वांटिटी ऑर्डर देना पड़ेगा, which is economics farming. समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक का मतलब सिंपल मीनिंग होता है सस्ता, हमको सस्ता पड़ना चाहिए। सो इन केस ऑफ एवरी परचेज, इन केस ऑफ एवरी परचेज it includes two types of cost, extra cost. टू टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट का मतलब क्या है? क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट तो मेरा हमेशा कंपलसरी है, हमेशा मुझे करना ही करना पड़ेगा। टू टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट इज देयर, वन इज कैरिंग कॉस्ट, second one is ordering cost. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट पॉइंट इज कैरिंग कॉस्ट, सेकंड वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट रिगार्डिंग फॉर स्टोरिंग, हमको एक प्रोडक्ट को स्टोर करना पड़ेगा, हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल which is invested for that purchase. ये सब चीज हमारे किस में आएगा? कैरिंग कॉस्ट में आएगा। इट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट रिगार्डिंग फॉर स्टोरेज, वो कॉस्ट को स्टोर करना पड़ेगा। हैंडलिंग कॉस्ट, हैंडलिंग मतलब वो जो लोकल मार्केट से लाओ, बॉस में लोड करवाओ या कुछ भी व्हीकल में लोड करवाओ, फिर आके गोदाम में अनलोड करो, फिर से वहां लोड करके फैक्ट्री को लो, ये सब चीज हम क्या बोलेंगे? कैरिंग कॉस्ट बोलेंगे। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट मींस दोज कॉस्ट related to an order, that is क्या क्या होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट में? फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड वन इज लीगल फी। लीगल फी का मतलब क्या है रे? देखो, when the business is transaction is done or business purchase is done, we have to required make an contract. क्यों कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा पता है क्या? मैं एक ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, 500 किलो का कुछ रॉ मटेरियल लाया बिजनेस के लिए,
वो 500 किलो अगर खराब हो गया, when raw material is not good, my output will be not good, तभी responsibility loss मेरा हो जाएगा। तो तब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे कुछ लीगल फी चाहिए, वो भी किस में आएगा, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा। नेक्स्ट वन इज एनी एक्सपेंसेस is related to accordance with order। मतलब कुछ चीज ऐसा ले लो कि मुझे ये ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, टेलीफोन करना पड़ेगा, कॉल करवाना पड़ेगा, मेल करवाना पड़ेगा, टेलीग्राम पोस्टेज भेजना पड़ेगा, ऑर्डर के लिए कंफर्मेशन करना पड़ेगा, ये सब दो जो एक्सपेंसेस है, कमीशन देना पड़ेगा, ये सब चीज मेरा कहाँ आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा। समझ में आ रहा है? तो यू क्यू क्या बोल रहा है, यू क्यू बोल रहा है कि भाई मुझे ऐसा करना पड़ेगा, दीज टू कॉस्ट विल बी मिनिमम। ना मैं कैरिंग कॉस्ट को छोड़ दूं, ना मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को छोड़ दूं, मैं एक ऐसा लूं जब मेरा कैरिंग कॉस्ट भी कम होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगा। समझ में आ रहा है? सोच लो। टोटल एग्जांपल एक लेता हूं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 10 रुपीज, 10 रुपए का कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। टोटल कंजप्शन, टोटल एनुअल कंजप्शन कितना है, सोच लो, 12,000 यूनिट, 1000 यूनिट पर मंथ, टोटल इज 12,000 यूनिट। कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। मेरा एक प्रोडक्ट का कॉस्ट 100 रुपीज है, तभी उसमें मुझे कितना लगेगा, 20% ऑफ 100 रुपीज, दैट इज 20 रुपीज मस्ट बी कैरिंग कॉस्ट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू ₹10। मैं एक टोटल कॉस्ट एज्यूम करता हूं। क्या एज्यूम करता हूं, थोड़ा अच्छे से देखो, इधर करता हूं। फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर नंबर ले लो, नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर चाहिए। नेक्स्ट वन इज कैरिंग कॉस्ट, नेक्स्ट वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। सोच लो, मैं 12,000 यूनिट एक ही टाइम, एक ही स्लॉट में ऑर्डर दे दिया, तो नंबर ऑफ ऑर्डर एक हो गया। तो एक ऑर्डर के लिए मुझे 10 रुपया चाहिए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो गया, 10। कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया, टोटल मेरा कितना है, 12,000 इंटू 10, 1,20,000 का मटेरियल है। पर मैं जब भी लू कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 20% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, तो टोटल मेरा 12,000 यूनिट है, 12,000 इंटू 1,20,000, दिस वन आई विल टेक एवरेज ऑफ 1,20,000। क्यों एवरेज का लूं, बताए क्या, जब भी हम इधर मटेरियल का कॉस्ट लेंगे हमको एवरेज लेना पड़ेगा। क्योंकि सोचो, मैं जब भी रॉ मटेरियल लाया, मेरा क्रेडिट पीरियड इधर अलाउ नहीं है। एजम्पशन में मैं लूंगा कि 50% क्रेडिट पीरियड, मतलब मैं 6 मंथ के बाद तुझे बाकी पेमेंट दूंगा, अभी 60% का 50% का पेमेंट दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? तब भी जब मैं कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन करूं, 1,20,000 इंटू 60%, मेरा जितना कॉस्ट है उसके हिसाब से लोड करना पड़ेगा। इधर 12,000 यूनिट है, 12,000 यूनिट मतलब क्या हो गया रे, 12,000 इंटू 10 मतलब 1,20,000 का मेरा कॉस्ट है। 1,20,000 का 20% कितना हो रहा है, 20 इंटू 1,20,000 इंटू 20%, 0 0 24,000। कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया, 24,000। तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना हुआ, ये हो गया 1,20,000, ये हो गया 24, 1,44,000, 1,44,000 10 रुपीज। देख रहे हो ना, मार्क करो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने क्या किया, 12,000 नहीं परचेज करवा के, एक स्लॉट में 12,000 नहीं परचेज किया, 60,000 यूनिट परचेज किया। इधर लिख लो यूनिट, कितना परचेज किया, 12,000। नेक्स्ट यूनिट में मैंने कितना परचेज किया, मुझे 12,000 एनुअली चाहिए, मैं 6,000 परचेज किया। 6,000 इंटू 2, 6,000 इंटू 10, 60,000। अभी मुझे कितना ऑर्डर देना पड़ेगा, 2 ऑर्डर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं 2 ऑर्डर दूं तो टोटल 60,000, 60,000 का एवरेज कितना आएगा। देखो यहां फिर से हम लोग अलग कर दे, 60 मैंने क्या बोला,
एवरेज ऑफ 1,20,000 दैट इज 60,000 इंटू 20%। तो मेरा ये 24 नहीं आएगा, ये कितना आएगा? 12,000 आएगा। हमेशा बच्चे लोग इधर ही गलती करवाते हैं कि हमको एवरेज ऑफ 1,20,000 लेना पड़ेगा। तो 60,000 का 12%, 12,000 टोटल हो गया कितना? 1,20,000 प्लस 12, 1,32,010। क्या कर रहा हूं? थोड़ा अच्छे से देखो। ये मेरा कितना यूनिट? सोच लो, मैंने अगर 12,000 यूनिट एक साथ में परचेज कर रहा हूं, तब भी मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है? 12,000 यूनिट का 1,32,000 हो रहा है। जब भी मैंने 6,000 यूनिट परचेज किया, 6,000 मेरा ये कितना हो गया? 60,000 हो गया। नंबर ऑफ ऑर्डर मुझे कितना देना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर 2 देना पड़ेगा। तो कैरिंग कॉस्ट कितना लगेगा? 60,000 का एवरेज 30,000, 30,000 इंटू 20%, 6,000 लगेगा। समझ में आ रहा है? अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर मुझे कितना चाहिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट 10, 2 ऑर्डर के लिए 20 रुपया चाहिए। तो ये हो गया 60,000। भाई ये सोच लो, ये मैं दोनों क्यों ले रहा हूं? देखो, एक ऑर्डर में मैंने 60,000 परचेज किया, तो सोच लो मैं दो चीज ले रहा हूं। तो मेरा 60,000 के लिए एक काम करो, ये जो टोटल कॉस्ट है ना, इसको लिखो कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब भी इधर देखो, ये हो गया 12,000, ये 10। तुम ये भी कर सकते हो, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। क्यों कंफ्यूजन होगा? देखो, तुम बोलोगे सर 60,000 का परचेज किया, तो 60,000 का 2 यूनिट परचेज करवाया, तो टोटल कितना हुआ? वही 1 लाख। और एक कलम करता हूं, टोटल इधर कितना हुआ? ये हो गया 12,000, ये हो गया 1,20,000, ये हो गया 1,30,010। ये केस कितना हो रहा है? 6,000 प्लस 20, 6,020। ये पहले 1,20,000, 1,26,020। फिर से बोल रहा हूं, 60,000 का 2 स्लॉट आपने परचेज किया, 60,000 इंटू 2, 1,20,000 प्लस 20 प्लस 6,000, टोटल कितना हो गया? 1,26,000। अब भी सुनो, मैंने कितना परचेज किया? सोच लो 4,000 परचेज किया, तो मुझे 3 स्लॉट लगेगा। 4,000 इंटू 10, 40,000 का गुड्स लगेगा। 40 का एवरेज 20, 20 इंटू 20%, 4,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा? 30 लगेगा। तीन ऑर्डर मुझे चाहिए ना, 40,000 ले रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 4030। ये कितना हो गया? 1,24,030। उससे आगे थोड़ा चलो, अगर मैंने 3,000 परचेज किया, 4 ऑर्डर देना पड़ेगा, टोटल कितना हो गया? 3,000 इंटू 2, 30,000, 30,000 का एवरेज हो गया 15,000, 15,000 का 20%, 3,000, इधर हो गया 40, ये हो गया 3040, ये हो गया 1,23,040। मतलब अगर मैं 3,000 एक स्लॉट में 3,000 मंगा रहा हूं, तो मुझे टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा? 1,23,000। मैंने एक स्लॉट में टोटल 1,000 यूनिट परचेज करवा दिया, तो मुझे कॉस्ट कितना लग रहा है? 1,32,000। मैं क्यों परचेज करवाऊं एक स्लॉट में 12,000? देख रहे हो ना, मैं जितना आगे बढ़ता जा रहा हूं, मतलब यूनिट को कम करता जा रहा हूं, मेरा कैरिंग कॉस्ट कम होता जा रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट वन चलो, सोच लो, वैसे ही से हम लोग नीचे चलते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब मैंने नीचे जाऊंगा, तभी एक पॉइंट आएगा, जो पॉइंट में मेरा कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम होगा। दोनों ये जो मेरा टोटल कॉस्ट है ना 3,000, फिर सोच लो 2,000 आएगा, 1,000 आएगा, 500 आएगा, फिर जब बढ़ने लगेगा, ये अभी घटता आ रहा है कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब ये चीज बढ़ने लगेगा तब भी हमको और जरूरत नहीं है, या 500 में हमें फिक्स कर लेते। इसका मतलब ये बोल रहा है हमको एक वैसा चीज करना पड़ेगा जिसमें मेरा कैरिंग कॉस्ट कम हो, मतलब मैं अगर यूनिट कम करते चलूं तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कम होता जा रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। हमको एक वैसा पॉइंट लेना पड़ेगा जो पॉइंट में मेरा कैरिंग कॉस्ट भी सेम होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सेम होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तब जो पॉइंट में हम लोग पहुंच जाएंगे, वो पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? ईओक्यू। वैसे मैं करते जाऊं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए मेरा कॉस्ट अकाउंटेंट ने एक फॉर्मूला दे दिया। क्या है वो फॉर्मूला? देखते हैं।
वो फॉर्मूला क्या है देखो, वो बोल रहा है कि हमको EOQ फाइनल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है EOQ इक्वल्स टू 2AO डिवाइडेड बाई आई को हम इन्वेंट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं, C भी बोल सकते हैं कैरिंग कॉस्ट। A इक्वल्स टू कितना है, एनुअल कंजप्शन, O इक्वल्स टू क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, I इक्वल्स टू क्या है, इन्वेंट्री और कैरिंग कॉस्ट। समझ में आ रहा है? जब मैं ये तीन चीज ले लू, एनुअल कंजप्शन, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट। अभी देखो मेरा एनुअल कंजप्शन कितना था, 12,000 यूनिट, पहले क्वेश्चन का बात बता रहा हूं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था, ₹10। इन्वेंट्री और कैरिंग कॉस्ट कितना था, 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अभी फॉर्मूला डालो, 2 इंटू एनुअल कंजप्शन 12,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹10 डिवाइडेड बाई मेरा यूनिट का कॉस्ट कितना था 10 इंटू, अच्छे से देखो ईच यूनिट का कॉस्ट कितना था 10 इंटू 20%। ईच यूनिट का कॉस्ट कितना था, शायद 110 था, सोच लो, तो कैंसिल करवाओ, ये 20% हो गया। 10 का 20% कितना है रे, 2 रुपीज से, तो 2 को 2 कैंसिल करो, रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 12,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो गया। 40 ले लो, 4 इंटू ये तो हो गया 20, ये क्या हो गया 12,000 का स्क्वायर रूट निकालो कैलकुलेटर, स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 346 यूनिट। ये बोल रहा है अगर हम लोग 346 यूनिट एक स्लॉट में परचेज करेंगे तब भी मेरा स्लॉट का फायदा रहेगा। बोल रहे हो हम लोग पहले कितना यूनिट परचेज कर रहे थे, 12,000 यूनिट परचेज कर रहे थे। जब मैंने 12,000 यूनिट परचेज किया तभी मेरा प्रॉब्लम हो गया, 12,000 यूनिट से मेरा क्या करना पड़ा, 6,000 अगर मैंने परचेज किया तभी मेरा टोटल कॉस्ट कम हो गया। 12,000 से डायरेक्टली कितना 6,000 तक आ गया। नेक्स्ट वन जब मैंने 6,000 से 4,000 करवा दिया, 6,000 घट के 3,000 आ गया। वैसे मैं जितना बढ़ाते जाऊं मेरा ये क्या आएगा 346। ये बोल रहा है आपको 346 यूनिट करवाना पड़ेगा, मतलब अगर आप 346 यूनिट का कॉस्ट ऑर्डर दे रहे हो तब भी आपको ये चीज फायदे में रहोगे। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? अभी हम लोग फटाफट देखते हैं थोड़ा सा चीज, एक ग्राफ देखते हैं। हमने क्या पढ़ा देखो, जब मैं यूनिट कमाते जा रहा हूं कैरिंग कॉस्ट कम होते जा रहा है। ये ले लो कॉस्ट, ये ले लो यूनिट। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरा कॉस्ट कम हो रहा है तो यूनिट कम हो रहा है, सॉरी यूनिट कम हो रहा है तो कैरिंग कॉस्ट कम हो रहा है। इसका मतलब अगर ये यूनिट बढ़ेगा कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर मैं कॉस्ट बढ़ाते जा रहा हूं, यूनिट बढ़ाते जाऊं तो भी मेरा कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट। अगर मैंने जितना यूनिट बढ़ाते जाऊं नंबर ऑफ ऑर्डर कम होते जा रहा है एंड ये मेरा क्या होता है, कम होते जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ओके। तो जब मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को बढ़ाते जा रहा हूं ये मेरा बढ़ते जा रहा है। अच्छे सुनो, तभी देखो ये जो बीच का पॉइंट है, कैरिंग कॉस्ट भी इधर मिनिमम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इधर मिनिमम है, इसको हम क्या बोलते हैं, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझ में आ गया क्या है चीज? कैरिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज indirectly proportional to number of unit, so the minimum point of both the point is known as EOQ and we have to do that formula क्या था, 2CO divided by I। बस इतना हमको चीज पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन में चलता हूँ लेवल सेटिंग में। फटाफट देखो इंपॉर्टेंट चीज है बहुत।
समझ में आया EOQ? लेवल सेटिंग। फर्स्ट वन देखो, मैंने क्या बोला था? फर्स्ट वन इज reorder level, second one is मैक्सिमम लेवल। इन केस ऑफ लेवल सेटिंग मैंने एक चीज बताया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हमारा जब मैक्सिमम यूनिट है तभी हमको क्या करना पड़ेगा, वैसा टाइप का चीज करना पड़ेगा जिसमें मेरा यूनिट 6 लेवल में डिवाइड होगा। सोच लो हम लोग घर में हैं, हमारा मम्मी या माँ कभी बोलते हैं कि सुनो मेरा स्टॉक इतना ही आप लाना, इससे ज्यादा आलू वेजिटेबल मत लाना, फ्रीज में रखने की स्टोरेज नहीं है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब मम्मी जब हम रिमाइंडर देते हैं बोलते हैं कि वेजिटेबल खत्म होने वाला है आप लेके आ जाओ, इसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। मिनिमम लेवल हमको क्या बोलते हैं कि ये इतना खत्म हो गया आप लाके अभी मार्केट जाके लेके आओ, इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम लेवल। डेंजर लेवल मतलब कुछ चीज सुबह मैं खा के किधर जाने वाला हूं तो मम्मी क्या बोलेगी कि अब भी रात में जाके इमरजेंसी परचेज करके लाओ क्योंकि सुबह खाने के लिए कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं डेंजर लेवल। वैसे ही हमारा इन्वेंटरी में पूरा 5 टेक्निक है। फर्स्ट वन इज रीऑर्डर लेवल, नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम लेवल, थर्ड वन इज मिनिमम लेवल, फोर्थ वन इज रीऑर्डर मैक्सिमम मिनिमम एवरेज स्टॉक लेवल, फिफ्थ वन इज डेंजर लेवल। ओके, अभी फिलहाल हम लोग क्या देखते हैं, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कंजप्शन तुम्हारा कितना हो रहा है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तभी तुम्हारा क्या आएगा, मैक्सिमम कंजप्शन, और ये मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर मल्टीप्लाई कर देने से क्या आएगा, रीऑर्डर लेवल आएगा। फटाफट ये 5 चीज नोट करो, 1 सेकंड में हम लोग बाकी फॉर्मूला देखते हैं। फटाफट ये 5 चीज पहले नोट करो, इसको फॉर्मूला नोट करो। ओके, हम लोग क्या देख रहे थे, रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट। नेक्स्ट वन क्या है, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का एक चीज होता है याद रखो, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। मेरे पास रीऑर्डर लेवल इतना तक है प्लस मैंने इतना ऑर्डर किया, रीऑर्डर क्वांटिटी इतना है, माइनस इधर देखो अगर मेरा मैक्सिमम है तो मुझे मिनिमम लेना पड़ेगा, मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ओके, क्लियर दिस वन। फटाफट चलते हैं मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, देखो अभी देखो मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम है तो मैक्सिमम इधर क्या है तो मेरा इधर क्या आएगा, मिनिमम। अगर ये मिनिमम है तो मेरा क्या आएगा, नॉर्मल। ये हो गया रीऑर्डर लेवल माइनस रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू normal lead time. Is that okay? Next one is average stock level, minimum plus maximum divided by 2. Minimum level plus maximum level divided by 2. Last one is danger level, average stock level into lead time for emergency purchase. ओके, अच्छे से फटाफट फॉर्मूला देखो, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड, मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन
into minimum lead time. Next one is minimum level, reorder level minus normal consumption into normal lead time. Average stock level, minimum level plus maximum level divided by 2. Danger level, average stock plus lead time for emergency purchase. Is that clear? समझ में आ रहा है? फटाफट एक क्वेश्चन करवाते हैं, देखो सोच लो, मैक्सिमम कंजप्शन हमको दिया है 6000, मिनिमम कंजप्शन 4000, तभी एवरेज मेरा कितना आएगा रे? 6 + 14 5000. ओके, नेक्स्ट वन, मैक्सिमम लीड टाइम क्वेश्चन में वैसा ही देता है, ये ले लो 3 days, 4, ये ले लो 5, मिनिमम लीड टाइम ये ले लो 3, एवरेज कितना आएगा? 5 + 3 8 4, एवरेज स्टॉक लेवल कितना आएगा? 6 + 6000 + 4000 10,000 by 2 5000. रीऑर्डर क्वांटिटी ये ले लो 30,000 यूनिट्स. फटाफट देखते हैं फॉर्मूला. क्वेश्चन में हमको इतना चीज दिया है, हमको क्या करना पड़ेगा? लेवल सेटिंग करना पड़ेगा. देखो कैसे होता है लेवल सेटिंग. फर्स्ट वन क्या करते हैं? फॉर्मूला डालते हैं. देखो मैक्सिमम कंजप्शन कितना है? 6000 यूनिट्स. मैक्सिमम लीड टाइम 5, मैक्सिमम है 6000 into 5, टोटल हो गया 30,000. ओके, अभी देखो नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी. रीऑर्डर लेवल के साथ कितना है मेरा? 30,000. रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 30,000 माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम. मिनिमम कंजप्शन 4000, मिनिमम लीड टाइम 3. 4000 into 3, 30 + 30 60, 4 into 3 12, 60 - 12 ये हो गया 48,000. मतलब मुझे मैक्सिमम 48 चाहिए, मुझे रीऑर्डर मतलब जब 30,000 आ जाएगा मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज मिनिमम लेवल. रीऑर्डर लेवल कितना है? 30,000 माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल लीड टाइम, ये हो गया 5000. नॉर्मल क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो हम एवरेज ले लेंगे. समझ में आ रहा है? तो ये हो गया मिनिमम नॉर्मल कंजप्शन कितना हो गया? 6 + 4 10 divided by 2 5000. ये हो गया 5 + 3 8, 8 divided by 2 4. ये कितना हो गया रे? 5000 into 4, 35,000 into 4 हो गया 20, 30 से 20 ले लो, आ गया 10,000. मैक्स एवरेज स्टॉक मैक्सिमम कितना है? 48, मिनिमम कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 2. 48 + 10 कितना हो गया? 58. 58,000 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4 18, 29,000 मेरा क्या आएगा? एवरेज स्टॉक लेवल. लास्ट डेंजर लेवल. डेंजर लेवल में क्वेश्चन में क्या दिया है? क्या एक लाइन आएगा क्वेश्चन में, इमरजेंसी परचेज, और क्या आएगा? लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज. क्वेश्चन में दिया है 2 days. अभी देखो एवरेज स्टॉक मेरा कितना है? एवरेज स्टॉक हो गया 5000 इनटू इमरजेंसी परचेज 1 days ले लो. इमरजेंसी परचेज कितना है? एवरेज स्टॉक है 6000 + 4000 कितना हो गया? 10,000. 10 by 2 5. क्वेश्चन में एवरेज कंजप्शन नहीं दिया है तो मैंने 5000 ही ले लिया. नेक्स्ट वन इमरजेंसी परचेज के लिए 1 day चाहिए, 1 day. तो टोटल मेरा कितना हो गया? 5000 हो गया मेरा डेंजर लेवल. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फिर से देख लो. ये बोल रहा है कि मेरा मैक्स मिनिमम कितना चाहिए? 10. डेंजर कब बोलोगे? 5000. मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल कितना आएगा? 30. फटाफट एक बार फॉर्मूला देख देते हैं. रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड. मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम. इधर याद रखो मैक्सिमम है तो मिनिमम आएगा, मिनिमम है तो नॉर्मल आएगा. ये दिमाग में फिक्स करके रखो. एवरेज का मतलब मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2. डेंजर लेवल का मतलब एवरेज इनटू लीड टाइम फॉर द परचेज. समझ में आ गया? तो ये जो पूरा क्लास था आपका, 2 क्लास था. फर्स्ट वन क्या था? हम लोग क्या पढ़े?
फर्स्ट वन पढ़े क्या, जेआईटी सिस्टम से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, फिर ईओक्यू सिस्टम क्या हुआ पढ़े, नेक्स्ट वन इज आवर लेबल सेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको फिलहाल थ्रू आउट करो, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करते हैं। थैंक यू।